जय हिंद दोस्तों, मास्टर जी इन्फो चैनल पर आपका स्वागत है। दोस्तों आज हम लोग देखने वाले हैं रुक्मणी का जो नई बुक आया है वॉल्यूम 3, जो बिहार सचिवालय के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट होने वाला है। तो वॉल्यूम 3 का आज प्रैक्टिस सेट नंबर फर्स्ट हम लोग देखने वाले हैं। तो ज़्यादा से ज़्यादा इस वीडियो को शेयर कीजिएगा। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, ठीक है दोस्तों। और इस क्लास का अगर PDF चाहिए दोस्तों तो आप टेलीग्राम से ज्वाइन कर लीजिएगा, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया गया है। और बहुत सारा बिहार सचिवालय का प्रैक्टिस सेट आपको यहाँ पर अवेलेबल होने वाला है। तो चलिए दोस्तों स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो। पहला प्रश्न है, कुंवर सिंह के विरुद्ध आरा में अंग्रेजी फौज का नेतृत्व करने वाला पहला सेना नायक कौन था? तो ये जो पहला सेना नायक था दोस्तों, ये कैप्टन डनवर था। कैप्टन डनवर जो था, वीर कुंवर सिंह, जो 1857 की क्रांति में बिहार से लड़े थे दोस्तों। वो किनके खिलाफ लड़े थे? कैप्टन डनवर के खिलाफ लड़े थे, ठीक है। सेकंड प्रश्न की बात करें, बिहार का सबसे कम महिला साक्षरता वाला जिला कौन सा है? तो ये कौन सा हो जाएगा दोस्तों? तो ये हो जाएगा सहरसा। बिहार का सबसे कम महिला साक्षरता वाला जिला कौन हो जाएगा? सहरसा, ठीक है। तो ये भी हम लोगों को याद रखना है। चलते हैं थर्ड नंबर प्रश्न की ओर। बिहार का राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 103 कहाँ से कहाँ तक है? तो बिहार का राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 103 जो है, ये जो है दोस्तों हाजीपुर से मुसरी धरारी है। मुसरी धरारी, हाजीपुर से मुसरी धरारी राजमार्ग संख्या 103 है, ठीक है। फोर्थ नंबर प्रश्न है, यह एक गर्म जलधारा है। यह एक गर्म जलधारा है, तो ये किसके बारे में बोल रहा है? तो गल्फ स्ट्रीम एक गर्म जलधारा है, जबकि ओयोसीबो, केनारी और हम्बोल्ट जो है ये सब ठंडी जलधारा है। तो गर्म जलधारा पूछ रहा था, तो ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर। फिफ्थ नंबर प्रश्न है, प्रभावती देवी किस क्षेत्र की स्वतंत्रता संग्रामी सेनानी थी? तो 5 का जो यहाँ पर आंसर होने वाला है दोस्तों, वह हो जाएगा पटना की। पटना की प्रभावती देवी जो थी, पटना की स्वतंत्रता संग्राम सेनानी थी। ये भी हम लोगों को याद रखना है। छठे प्रश्न की बात करें, बिहार के पक्षी विहार में कौन सुमेलित नहीं है? पक्षी विहार में कौन सुमेलित नहीं है दोस्तों? तो ये जो है दोस्तों नागी पक्षी विहार जमुई में, ये सही है। गोगाबिल पक्षी विहार कटिहार में, ये भी सही है। कांवर पक्षी विहार छपरा में नहीं है दोस्तों। तो ये हमारा सही आंसर हो जाएगा कि इसका जो सी सुमेलित नहीं है। जबकि कुशेश्वर पक्षी विहार दरभंगा में, ये भी सही है। तो इसका जो गलत आंसर था दोस्तों, कांवर पक्षी विहार था। तो 6 का जो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, ठीक है। गलत को चुनना था। 7वां नंबर प्रश्न है कि भारत छोड़ो संकल्प को मंजूरी देने के लिए अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी की बैठक को डैश अधिवेशन में आयोजित किया गया? तो ये किस अधिवेशन में आयोजित किया गया? तो ये बॉम्बे अधिवेशन में आयोजित किया गया। भारत छोड़ो संकल्प को पारित करने के लिए किस अधिवेशन में पारित हुआ दोस्तों भारत छोड़ो आंदोलन? तो बॉम्बे अधिवेशन में पारित हुआ। उस समय बॉम्बे अधिवेशन की अध्यक्षता कौन कर रहे थे? कमेंट बॉक्स में जरूर कमेंट करके बताएं। लता मंगेशकर सम्मान किस राज्य द्वारा आरंभ किया गया? तो लता मंगेशकर सम्मान जो आरंभ किया गया वह मध्य प्रदेश सरकार द्वारा। मध्य प्रदेश सरकार द्वारा दोस्तों लता मंगेशकर सम्मान स्टार्ट किया गया। तो 8 का ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। चलते हैं 9th नंबर प्रश्न की ओर। लोकतंत्र उस राजनीतिक व्यवस्था का घोतक है जिसमें हो, यानी कि जिसमें क्या होना चाहिए? तो वो होना चाहिए व्यक्तिगत सत्ता का अभाव, संवैधानिक सरकार, विधि का शासन, यानी कि उपयुक्त में से सभी होना चाहिए। तभी हमारा देश जो है लोकतंत्र राजनीतिक व्यवस्था का जो है परिचय देगा, ठीक है। 10वें नंबर प्रश्न की बात करें दोस्तों, योजना अवकाश की अवधि का संबंध था। तो योजना अवकाश किस अवधि के बीच रहा था, ये प्रश्न पूछा जा रहा है। तो 1966 से 69 के बीच जो दोस्तों अवधि थी वो योजना अवकाश की अवधि थी। पहली पंचवर्षीय योजना 51 से 56, दूसरा 56 से 61, तीसरा 61 से 66 के बीच चली थी। यानी कि 3 पंचवर्षीय योजना के बाद जो आया था योजना अवकाश आया था दोस्तों 1966 से 69 के बीच योजना अवकाश रहा था। 66 से 67, 67 से 68 और 68 से 69 3 योजना अवकाश रहा था, ठीक है। तो चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। मिट्टी से ईंट बनाने की प्रक्रिया आर्थिक गतिविधि किस क्षेत्र के अंतर्गत आता है? तो ये जो आता है दोस्तों ये द्वितीय क्षेत्र के अंतर्गत आता है। प्राथमिक क्षेत्र में कृषि है, द्वितीय क्षेत्र में उद्योग है और तृतीय क्षेत्र में सेवा क्षेत्र है, ठीक है दोस्तों। तो ये भी हम लोगों को याद रखना है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। निम्नलिखित में से शासन के बढ़ते स्तर के आधार पर कौन सा क्रम सही है? शासन के बढ़ते स्तर के आधार पर क्रम सही इसमें से
कौन सा है, ये प्रश्न पूछा जा रहा है। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा, पहले कौन होगा, पहले ग्राम सबसे जो छोटा होगा ग्राम सभा होगा, ग्राम सभा के बाद क्या होगा, पंचायत समिति होगा, और उसके बाद जिला परिषद होगा। यानी कि ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। यानी कि जिला परिषद सबसे ऊपर होगा, उसके नीचे पंचायत समिति होगा और उसके नीचे ग्राम सभा होगा। ठीक है, तो ये बढ़ते स्तर का आधार है दोस्तों कि जिला परिषद सबसे ऊपर होता है, उसके बाद पंचायत समिति होते हैं, उसके बाद ग्राम सभा होते हैं सबसे नीचे में। तो चलिए दोस्तों 12 का ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। 13वें नंबर प्रश्न की बात करें दोस्तों, वीडियो अच्छा लगे तो मास्टर इन्फो को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। बिहार सचिवालय संबंधित बहुत सारे प्रैक्टिस सेट आपको यहाँ पर अवेलेबल मिलने वाले हैं। 13 नंबर प्रश्न है, भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद धर्म, मूल, वंश, जाति, लिंग या जन्म स्थान के आधार पर विभेद का प्रतिरोध करता है। यानी कि कौन सा अनुच्छेद है दोस्तों जिसमें धर्म और मूल, वंश, जाति, लिंग पर विभेद किया गया है, प्रतिरोध किया गया है। तो यहाँ जो आंसर होने वाला है यह आर्टिकल 15 हो जाएगा। अनुच्छेद 15 के तहत आप धर्म, मूल, वंश, जाति, लिंग, वंश, जन्म स्थान के आधार पर प्रतिरोध किया गया है। 14 नंबर प्रश्न है, किस वर्ष में भारतीय राष्ट्र कांग्रेस पार्टी का विभाजन स्प्लिट, जिसे सूरत विभाजन के नाम से भी जाना जाता है, हुआ था? सूरत विभाजन जो हुआ था 1907 में हुआ था। रास बिहारी बोस इसकी अध्यक्षता कर रहे थे, ये भी हम लोगों को याद रखना है। इसी में कांग्रेस दो भागों में बढ़ गया, एक गरम दल और एक नरम दल। ठीक है दोस्तों, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। मैं एक समाजवादी और गणतंत्रवादी हूँ और मुझे राजाओं और राजकुमारों में विश्वास नहीं है, यह किसने कहा था? मैं एक समाजवादी और गणतंत्रवादी हूँ और मुझे राजाओं और राजकुमारों में विश्वास नहीं है, ये जो कथन था दोस्तों जवाहरलाल नेहरू का कथन था, भारत के फर्स्ट प्राइम मिनिस्टर का कथन था। चलते हैं 16 नंबर प्रश्न, सुरक्षा पर कैबिनेट समिति ने तेजस 2.0 मेगा प्रोजेक्ट को मंजूरी दे दी है। तेजस क्या है? तेजस जो है, तेजस क्या है? तो लाइट कॉम्बैक्ट एयरक्राफ्ट है तेजस। लाइट कॉम्बैक्ट एयरक्राफ्ट कौन सा है? तो तेजस जो है लाइट कॉम्बैक्ट एयरक्राफ्ट है। 17 नंबर प्रश्न है, वर्षा मानचित्र, राजमार्ग मानचित्र इत्यादि जैसी विशेष जानकारियां प्रदान करने वाले मानचित्र को डैश मानचित्र कहा जाता है। तो इसे जो है विषय परक मानचित्र कहा जाता है। विषय परक मानचित्र में वर्षा मानचित्र, राजमार्ग मानचित्र इत्यादि जैसे विशेष जानकारियां प्रदान की जाती है। 18 नंबर प्रश्न है, नाबार्ड ने प्राकृतिक खेती को बढ़ावा देने के लिए किस कार्यक्रम की शुरुआत की है? तो ये जो कार्यक्रम है दोस्तों जीवा कार्यक्रम है। कौन सा कार्यक्रम है? जीवा कार्यक्रम है। आप देख रहे हैं दोस्तों प्लेटफॉर्म का सेट 1 का न्यू बुक वॉल्यूम 3 का सेट 1 देख रहे हैं, तो ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को शेयर कीजिएगा, काफ़ी इंपॉर्टेंट ये वीडियो होने वाला है। चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न की ओर। 19 नंबर प्रश्न है, सरक्रिक मुद्दा भारत और डैश के बीच एक मुद्दा है। तो सरक्रिक जो मुद्दा है ये किसके किसके बीच है? तो ये भारत और पाकिस्तान के बीच मुद्दा है सरक्रिक, जो कि गुजरात में पड़ता है दोस्तों। गुजरात में भारत और पाकिस्तान के बीच एक महत्वपूर्ण मुद्दा है जो दोनों के बीच थोड़ा थोड़ा विवाद रहता है। 20 नंबर प्रश्न है, मन्नार की खाड़ी भारत को अपने किस पड़ोसी देश से अलग करता है? तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा श्रीलंका से। मन्नार की खाड़ी भारत और श्रीलंका के बीच है दोस्तों। ठीक है, तो ये भी हमें याद रखना है। चलते हैं 21 नंबर प्रश्न की ओर। सरकार न्यूनतम समर्थन कीमत की घोषणा कब करती है? तो न्यूनतम समर्थन मूल्य की घोषणा या कीमत की घोषणा सरकार तब करती है दोस्तों जब फसलों की बुआई से पहले करती है। कब करती है? तो सरकार न्यूनतम समर्थन कीमत की घोषणा फसलों की बुआई से पहले कर देती है। MSP भी कहते हैं दोस्तों, मिनिमम सपोर्ट प्राइस। ठीक है, तो चलते हैं 22 नंबर प्रश्न की ओर। कपास की खेती किस आर्थिक गतिविधि के क्षेत्र के अंतर्गत आती है? तो 22 का जो यहाँ पर सही आंसर होने वाला प्राथमिक क्षेत्र के अंतर्गत आती है। कपास की खेती किस आर्थिक गतिविधियों के क्षेत्र के अंतर्गत आती है? प्राथमिक क्षेत्र। प्राथमिक क्षेत्र मैंने पहले ही बता दिया, प्राथमिक क्षेत्र कृषि क्षेत्र है, द्वितीय क्षेत्र उद्योग क्षेत्र है और तृतीय क्षेत्र जो है सेवा क्षेत्र है। हम लोगों को याद रखना है। 23 नंबर क्वेश्चन है, किस प्रकार की सरकार में सरकार को अपने निर्णयों एवं उठाए गए कदमों का आधार लोगों को बताना होता है? तो इसका जो यहाँ पर सही आंसर होना है लोकतांत्रिक सरकार में सरकार को अपने निर्णयों एवं उठाए गए कदमों का आधार लोगों को बताना होता है। ठीक है दोस्तों, 24 नंबर प्रश्न है, आधार कार्ड में मतदाता पहचान पत्र जोड़ने के लिए कौन सा फॉर्म नंबर का उपयोग किया जाता है? तो आधार कार्ड में मतदाता पहचान पत्र जोड़ने के लिए जिस फॉर्म नंबर का प्रयोग किया जाता है वह क्या हो जाएगा दोस्तों? वह हो जाएगा फॉर्म नंबर 6B। फॉर्म नंबर 6B से आधार कार्ड से मतदाता पहचान पत्र को जोड़ा जाता है। चलते हैं 25 नंबर प्रश्न की ओर। अंग्रेजों द्वारा कौन सा एक्ट पारित किया गया? तो अंग्रेजों द्वारा जिसे सरकार की आलोचना करने वाले को चुप कराया गया। तो 25 का जो यहाँ पर सही आंसर होने वाला है वर्नाकुलर प्रेस एक्ट। वर्नाकुलर प्रेस एक्ट जो है दोस्तों यह जो है
मुख्य रूप से जो है ईश्वर चंद्र विद्यासागर की पत्रिका पर लगाया गया था, जो कि अंग्रेजी सरकार की आलोचना करता था। वर्नाकुलर प्रेस एक्ट जो है लॉर्ड लिटन द्वारा लगाया गया था, जिसे लॉर्ड रिपन द्वारा जो है वर्नाकुलर प्रेस एक्ट को निरस्त कर दिया गया, खत्म कर दिया गया। तो ये भी हम लोगों को याद रखना है। 26 नंबर प्रश्न है, भारत का कौन सा पड़ोसी देश पहले पूर्वी पाकिस्तान कहलाता था? तो पूर्वी पाकिस्तान बांग्लादेश कहलाता था। भारत का कौन सा पड़ोसी देश पूर्वी पाकिस्तान कहलाता था? बांग्लादेश। बांग्लादेश जो है पाकिस्तान से काटकर अलग किया गया है 1971 में, ठीक है। तो ये भी हम लोगों को याद रखना है। ईरान की मुद्रा का क्या नाम है? तो ईरान की जो मुद्रा है दोस्तों वो हो जाएगा रियाल। ईरान की मुद्रा रियाल है। वहीं पूछे चीन की मुद्रा रिमेनबी है। ये भी हम लोगों को याद रखना है। 28 नंबर प्रश्न, भूमजल स्तर के नीचे पाया जाने वाला जल क्या कहलाता है? तो भूमि के अंदर जो पाया जाने वाला जल है उसे कहते हैं भूजल। भूमि के अंदर पाए जाने वाले जल को भूजल कहा जाता है। ये भी हम लोगों को याद रखना है। 29 नंबर प्रश्न, किस मंदिर को ब्लैक पेगोडा के नाम से जाना जाता है? तो ब्लैक पेगोडा के नाम से सूर्य मंदिर कोणार्क के सूर्य मंदिर को ब्लैक पेगोडा के नाम से जाना जाता है। यह कहाँ पड़ता है? तो यह उड़ीसा का मंदिर है, ठीक है दोस्तों। 30 नंबर प्रश्न, 30 नंबर प्रश्न, विषुवत वृत्त से ध्रुवों तक स्थित सभी समांतर वृत्तों को क्या कहते हैं? तो यहाँ पर 30 का जो सही आंसर हो जाएगा अक्षांश कहते हैं। विषुवत वृत्त से ध्रुवों तक स्थित सभी समांतर वृत्तों को अक्षांश कहा जाता है। 31 नंबर प्रश्न, रजिया सुल्तान किस शासक की पुत्री थी? रजिया सुल्तान जो थी शमुद्दीन इल्तुतमिश की पुत्री थी। इल्तुतमिश की पुत्री थी रजिया सुल्तान, और भारत की पहली महिला शासिका भी रजिया सुल्तान थी दोस्तों। ये भी हम लोगों को याद रखना है, ठीक है। 32 नंबर प्रश्न है कि माय कंट्री माय लाइफ के लेखक कौन है? तो माय कंट्री माय लाइफ के लेखक लाल कृष्ण आडवाणी जी हैं। माय कंट्री माय लाइफ के लेखक लाल कृष्ण आडवाणी जी हैं। ये भी हम लोगों को याद रखना है। 33 नंबर प्रश्न है, 1906 में कलकत्ता में कांग्रेस सत्र के अध्यक्ष कौन थे जब भारतीय लोगों के लक्ष्य के रूप में स्वराज को अपनाया गया? तो 33 का जो यहाँ पर सही आंसर हो जाएगा दादा भाई नौरोजी थे। 1906 की अध्यक्षता दादा भाई नौरोजी ने की थी, और इन्होंने ही सर्वप्रथम स्वराज शब्द का प्रयोग किया, ठीक है। दादा भाई नौरोजी ने, टोटल बात करें तो दादा भाई नौरोजी ने 3 बार कांग्रेस की अध्यक्षता की। ये भी हम लोगों को याद रखना है। चलिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। 34 नंबर प्रश्न है, भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन इसरो ने निम्नलिखित में से किस वर्ष चंद्रयान 3 को मिशन को लॉन्च करने की घोषणा की है? तो चंद्रयान 3 को जो लॉन्च करने की घोषणा की गई है वह की गई है 2023 में। 2023 में चंद्रयान 3 को लॉन्च करने की घोषणा इसरो ने कर दी है। चंद्रयान प्रथम 2008 में लॉन्च हुआ था। ये भी हम लोगों को याद रखना है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। निम्नलिखित नदियों में से क्षिप्रा नदी किस नदी से मिलती है? तो क्षिप्रा नदी जो है वह मिलती है चंबल नदी से। क्षिप्रा नदी जो है चंबल नदी से मिलती है। 36 नंबर प्रश्न, किस भारतीय महिला मुक्केबाज ने राष्ट्रमंडल खेल 2022 में महिलाओं के 50 किलोग्राम मुक्केबाजी वर्ग में गोल्ड जीता है? तो महिला मुक्केबाजी राष्ट्रमंडल खेल में 50 किलोग्राम वर्ग में गोल्ड जो जीता है वह निखत जरीन ने जीता है। निखत जरीन जो है भारतीय महिला मुक्केबाज के राष्ट्रमंडल खेल 2022 में 50 किलो वर्ग में गोल्ड मेडल जीता निखत जरीन ने। यह भी काफ़ी इंपॉर्टेंट प्रश्न हो जाता है। लवलीना बोरगोहेन मुक्केबाजी से ही संबंधित है, जिन्होंने असम की है दोस्तों। इन्होंने जो टोक्यो ओलंपिक हुआ था उसमें सिल्वर मेडल जीती थी लवलीना बोरगोहेन। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। 37 नंबर प्रश्न है, बिहार पंचायत राज अधिनियम 2006 में धारा 90 के उपधारा 1 के अधीन कौन सी संस्था की स्थापना करने की बात कही गई है? तो यह कही गई है ग्राम कचहरी की। पंचायती राज अधिनियम 2006 की धारा 90 की उपधारा 1 में के अधीन ग्राम कचहरी की संस्था की स्थापना करने का जो है बात कही गई है। चलते हैं 38 नंबर प्रश्न की ओर। वीडियो अच्छा लगे तो मास्टर्स इन्फो को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, और PDF प्राप्त करने के लिए टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लीजिएगा। 38 नंबर प्रश्न है, सुमेलित करना है। 38 का जो है सुमेलित करना है दोस्तों, ठीक है। तो यहाँ देख सकते हैं कि एक तरफ है संगीतकार और एक तरफ है वाद्य यंत्र। एक तरफ संगीतकार है और एक तरफ है वाद्य यंत्र। तो यहाँ जो होगा पन्ना लाल घोष की बात करें दोस्तों तो पन्ना लाल घोष हो जाएंगे सहनाई वादक। पन्ना लाल घोष सहनाई वादक। वहीं पालधार रघु कौन हो जाएंगे? तो पालधार रघु हो जाएंगे मृदंग वादक। पालधार रघु जो होंगे मृदंग वादक हो जाएंगे। वहीं बात करेंगे लतीफ़ खां की, तो लतीफ़ खां जो हो जाएंगे दोस्तों ये क्या हो जाएंगे? तो तबला वादक। लतीफ़ खां तबला वादक हो जाएंगे। एस बालचंदन क्या हो जाएंगे?
तो एस बालचंदन जो हो जाएंगे वीणा वादक, एस बालचंदन वीणा वादक हो जाएंगे। एक तरफ संगीतकार है, एक तरफ वाद्य यंत्र है, तो इसीलिए आप मिला लीजिएगा कि पन्नालाल घोष शहनाई वादक, पालधार रघु मृदंग वादक, लतीफ़ खां हो जाएंगे तबला वादक, एल बालचंदन हो जाएंगे वीणा वादक। ठीक है, तो नेक्स्ट प्रश्न की बात करें दोस्तों, म्यांमार कब आज़ाद हुआ था? 39 नंबर प्रश्न है, म्यांमार कब आज़ाद हुआ था, ये प्रश्न पूछा जा रहा है। तो 4 जनवरी 1948 को म्यांमार, जिसे पहले बर्मा के नाम से जाना जाता है दोस्तों, वह आज़ाद हुआ था 4 जनवरी 1948 को। 40 नंबर प्रश्न है, बिहार सरकार द्वारा चलाए जा रहे मुख्यमंत्री वृद्धजन पेंशन योजना के संबंध में कौन सा कथन गलत है? तो गलत कथन चुनना है, वृद्धजन पेंशन योजना के बारे में गलत कथन चुनना है दोस्तों। तो यहाँ जो 40 का सही आंसर होने वाला है वह क्या हो जाएगा, इस योजना में 80 वर्ष से अधिक आयु वर्ग के वृद्धजनों को 400 मासिक पेंशन दिया जाता है। चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न की ओर। 41वां नंबर प्रश्न है, शेरशाह के पिता हसन खां डैश के जमींदार थे? तो शेरशाह के जो पिता थे वह कहाँ के जमींदार थे? तो सासाराम के जिम्मेदार थे, और शेरशाह का मकबरा भी सासाराम में है, हम लोगों को याद रखना है। 42 नंबर प्रश्न है, भारत में किस रेलवे स्टेशन में प्लेटफॉर्म की संख्या सबसे अधिक है? तो ये कौन सा हो जाएगा दोस्तों? तो ये होने वाला है हावड़ा में। भारत के किस रेलवे स्टेशन में प्लेटफॉर्म की संख्या सर्वाधिक है? तब कलकत्ता के हावड़ा स्टेशन में रेलवे स्टेशन प्लेटफॉर्म की संख्या सर्वाधिक है, ये भी हम लोगों को याद रखना है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। पहली भारतीय मुख्य फिल्म कौन थी? तो पहली भारतीय जो मुख्य फिल्म थी दोस्तों वह थी राजा हरिश्चंद्र। पहली भारतीय मुख्य फिल्म थी राजा हरिश्चंद्र। पहली बोलती फिल्म आलम आरा थी, ये भी हम लोगों को याद रखना है। 44 नंबर प्रश्न है, इनमें से कौन सा राष्ट्रीय उद्यान मणिपुर में स्थित है? तो मणिपुर में जो राष्ट्रीय उद्यान स्थित है केबुल लामजाओ राष्ट्रीय उद्यान, जो कि तैरता हुआ राष्ट्रीय उद्यान के नाम से भी जाना जाता है, ये मणिपुर में है। नेक्स्ट प्रश्न 45 नंबर प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन सा शहर पर्ल सिटी के नाम से जाना जाता है? तो पर्ल सिटी के नाम से जाना जाने वाला जो शहर है दोस्तों वह हो जाएगा हैदराबाद। हैदराबाद जो है पर्ल सिटी के नाम से जाना जाता है। चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न की ओर। भारत में जल पर बना सबसे लंबा पुल कौन सा है? तो भूपेन हजारिका सेतु। भूपेन हजारिका सेतु ब्रह्मपुत्र नदी असम पर है, ब्रह्मपुत्र नदी पर असम में है दोस्तों। ये भारत का सबसे लंबा जल पर बना जो है सबसे बड़ा भारत का पुल है। 47 नंबर प्रश्न है, वह नदी जिसे भगवान शिव की पुत्री कहा जाता है? तो भगवान शिव की पुत्री किस नदी को? नर्मदा नदी को भगवान शिव की पुत्री कहा जाता है दोस्तों। नर्मदा नदी अमरकंटक पहाड़ी से निकलती है। चलते हैं 48 नंबर प्रश्न, फॉरवर्ड ब्लॉक के संस्थापक कौन थे? फॉरवर्ड ब्लॉक के संस्थापक सुभाष चंद्र बोस थे। फॉरवर्ड ब्लॉक के संस्थापक सुभाष चंद्र बोस थे। इंडियन नेशनल आर्मी के भी जो सबसे बड़े ब्रिगेड थे सुभाष चंद्र बोस थे दोस्तों। चलते हैं 49 नंबर प्रश्न, भारत में प्रथम आम चुनाव कब कराए गए थे? तो 1951 से 52 के बीच जो है सर्वप्रथम आम चुनाव कराए गए थे भारत में। 15 नंबर प्रश्न की बात करें दोस्तों, विक्टोरिया मेमोरियल आप किस शहर में पाएंगे? तो विक्टोरिया मेमोरियल जो है दोस्तों ये कोलकाता में। विक्टोरिया मेमोरियल कहाँ है? कोलकाता में है। चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न की ओर। अब जो है 25 प्रश्न जो है साइंस के होंगे दोस्तों, ठीक है, 25 प्रश्न साइंस के होंगे। फर्स्ट नंबर जो प्रश्न है 51 नंबर प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन से दो जीव प्लेटीहेमिल्थेज फाइलम से संबंधित हैं? तो 51 का यहाँ जो सही आंसर होने वाला है वह क्या हो जाएगा दोस्तों? 2 और 4 जो हैं ये प्लेटीहेमिल्थेज से संबंधित हैं। प्लेटीहेमिल्थेज से संबंधित जीव जो हैं वह हैं फीताकृमि यानी कि टेपवर्म और फ्लेनेरिया। कौन दोस्तों? फ्लेनेरिया। ठीक है। 52 नंबर प्रश्न देखते हैं दोस्तों, चूना पत्थर से प्रदूषित सामान्य नमक के जल मिश्रण को अलग करने के लिए निम्नलिखित में से कौन सा पृथक्करण विधियों का अपनाया जाता है? तो ये कौन सा विधि हो जाएगा? तो ये विधि हो जाएगा निस्पंदन विधि। निस्पंदन विधि और फिर जल मिश्रण का वाष्पीकरण। निस्पंदन विधि और जल मिश्रण का वाष्पीकरण के द्वारा चूना पत्थर से प्रदूषित सामान्य नमक को जल मिश्रण को अलग किया जा सकता है। तो ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न की ओर। 53 नंबर प्रश्न है, तंत्रिका तंत्र की संरचनात्मक इकाई क्या है? तो तंत्रिका तंत्र की संरचनात्मक इकाई जो है न्यूरॉन है। न्यूरॉन तंत्रिका तंत्र की संरचनात्मक इकाई न्यूरॉन है। ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। 54 नंबर प्रश्न है, चालन में माध्यम के कण को क्या कहते हैं? तो चालन में माध्यम के कण को कहते हैं केवल अपनी माध्य स्थिति के इर्द गिर्द कंपन करना। केवल अपनी माध्य स्थिति के इर्द गिर्द कंपन करना ही चालन में माध्यम का कण होता है। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। पुरुषों और महिलाओं में स्वर रज्जु की लंबाई क्रमशः कितनी होती है? पुरुषों और महिलाओं में जो स्वर रज्जु की जो लंबाई होती है दोस्तों वह होती है पुरुषों में 20 mm तथा महिलाओं में 15 mm। ठीक है, तो ये प्रश्न याद रखेंगे।
56 नंबर प्रश्न है, एक कोशिका की दो समान अनुजात कोशिकाओं में विभाजित होने की क्षमता को डैश कहा जाता है। क्या कहा जाता है? तो ये क्या हो जाएगा दोस्तों? तो ये हो जाएगा द्विविखंडन, द्विविखंडन हो जाएगा। चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न की ओर। 57 नंबर प्रश्न है, किलोग्राम में एक परमाणु द्रव्यमान इकाई निम्न के बराबर होती है। तो किलोग्राम में एक परमाणु द्रव्यमान इकाई के बराबर कितना होता है? तो ये होता है दोस्तों 1.66 गुना 10⁻⁻27 किलोग्राम। 1.66 गुना 10⁻⁻27 किलोग्राम एक परमाणु द्रव्यमान बराबर होता है। ठीक है, तो एक परमाणु द्रव्यमान इकाई बराबर होता है 1.66 गुना 10⁻⁻27 किलोग्राम। 58 नंबर प्रश्न है, एक अपारदर्शी वस्तु की बड़ी छाया प्राप्त करने के लिए प्रकाश की बिंदु स्रोत किस पर रखा जाता है? तो प्रकाश की बिंदु जो है दोस्तों वह वस्तु के बहुत ही निकट रखा जाता है। एक अपारदर्शी वस्तु की बड़ी छाया प्राप्त करने के लिए प्रकाश का बिंदु स्रोत वस्तु के बहुत निकट रखा जाता है। नेक्स्ट प्रश्न, जब कोई व्यक्ति पहाड़ पर चढ़ता है तो क्या होता है? तो जब कोई व्यक्ति पहाड़ पर चढ़ता है तो वह गुरुत्व के विरुद्ध कार्य करता है। तो वह गुरुत्व के विरुद्ध कार्य करता है। जब कोई व्यक्ति पहाड़ की ओर चढ़ता है तो वह क्या होता है दोस्तों? आगे की ओर झुकता है, तो वह गुरुत्व के विरुद्ध कार्य करता है। ये भी हमें याद रखना होता है। 60 नंबर प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन सा एक रासायनिक परिवर्तन है? तो रासायनिक परिवर्तन इनमें से कौन पूछ रहा है दोस्तों? तो प्रकाश संश्लेषण एक रासायनिक परिवर्तन है। प्रकाश संश्लेषण क्या है? रासायनिक परिवर्तन है। ये भी हम लोगों को याद रखना है दोस्तों। चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न की ओर। वीडियो अच्छा लगे तो मास्टर जी इन्फो को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और पीडीएफ प्राप्त करने के लिए टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लीजिएगा। बिहार सचिवालय संबंधित बहुत सारे प्लेलिस्ट आपका बना हुआ है, एक बार विजिट करके जरूर देखिएगा। कैथोड एनोड किरणों के बारे में निम्नलिखित में से सही कथन पहचानिए। कैथोड एनोड जो किरण के बारे में जो सही कथन है दोस्तों वह क्या हो जाएगा कि कैथोड किरणें के कण सभी तत्वों के लिए समान होते हैं। कैथोड किरणें के कण सभी तत्वों के लिए समान होते हैं। ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट प्रश्न, अम्ल यानी कि एसिड के बारे में निम्नलिखित में से गलत कथन को चुनना है। एसिड के बारे में गलत कथन को चुनना है दोस्तों। तो ये कौन सा गलत हो जाएगा? तो ये अम्ल लाल लिटमस को नीला कर देता है, ये गलत हो जाएगा। अम्ल नीले लिटमस को लाल कर देता है, ये सही होता है। ठीक है, तो इसका ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। बी यहाँ पर गलत है, जबकि अम्ल एक पदार्थ है जिसे हाइड्रोजन आयन में निहित होते हैं। अम्ल स्वाद में खट्टे होते हैं। अम्ल नीले लिटमस को लाल कर देता है, ये सब सही है। अब बी जो है दोस्तों गलत है। नेक्स्ट प्रश्न 63 नंबर, पौधे मिट्टी में उपस्थित नाइट्रोजन का उपयोग डैश को तैयार करने में करते हैं। तो पौधे में जो है मिट्टी में क्या तैयार करने के लिए करते हैं? तो कार्बोहाइड्रेट तैयार करने के लिए करते हैं। ये भी हम लोगों को याद रखना है। 63 नंबर का जो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी कार्बोहाइड्रेट हो जाएगा। चलते हैं 64 नंबर जो कि न्यूमेरिकल है दोस्तों। एक चलती बस को ब्रेक लगाकर 10 सेकंड के भीतर विराम पर लाया जाता है। यदि ब्रेक के कारण मंदन 5 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर है तो बस का प्रारंभिक वेग कितना है? तो 64 का यहाँ जो सही आंसर हो जाएगा दोस्तों 50 मीटर पर सेकंड हो जाएगा। प्रारंभिक वेग क्या हो जाएगा? 50 मीटर प्रति सेकंड हो जाएगा। त्वरण निकालेंगे ए बराबर v - u/t। ठीक है, तो इस तरह से आप बना सकते हैं इसको। चलते हैं 65 नंबर प्रश्न, किस जंतु में पश्चपाद का अवशेष पाया जाता है? तो पश्चपाद का जो अवशेष पाया जाता है दोस्तों वह अजगर में पाया जाता है। पश्चपाद का अवशेष अजगर में पाया जाता है। 66 नंबर प्रश्न, निम्न में से कौन सी बीमारी मच्छरों से नहीं होती है? तो मच्छरों से नहीं होने वाली जो बीमारी है वह क्या हो जाएगी? वह हो जाएगा घेंघा। मच्छरों से घेंघा नहीं होता है। घेंघा जो होता है आयोडीन की कमी से होता है, जबकि डेंगू, ज्वर, मलेरिया और हाथी पांव मच्छरों से होने वाली बीमारी है। तो 66 का ऑप्शन नंबर जो नहीं पूछ रहा है तो ये घेंघा जो है क्या होता है? आयोडीन की कमी से होने वाला रोग है। 67 नंबर प्रश्न, असंतृप्त हाइड्रोकार्बन उत्प्रेरक की उपस्थिति में हाइड्रोजन जोड़ते हैं जैसे कि। तो 67 नंबर का जो सही आंसर हो जाएगा निकेल और पैलेडियम। निकेल और पैलेडियम जो है असंतृप्त हाइड्रोकार्बन उत्प्रेरक की उपस्थिति में हाइड्रोजन को जोड़ते हैं। निकेल और पैलेडियम। 68 नंबर प्रश्न, जैव मंडल में निम्न जैविक घटकों में से किस उत्पाद के स्तर पर रखा जाता है? तो इसका जो आंसर हो जाएगा दोस्तों यह हरे पौधे के उत्पाद पर रखा जाता है। जैव मंडल में हरे पौधे को जैविक घटकों में से जो है हरे पौधे को उत्पाद के स्तर पर रखा जाता है। 69 नंबर प्रश्न, दुग्ध में कौन सा हाइसेक्राइड उपस्थित होता है? तो हाइसेक्राइड जो उपस्थित होता है दूध में कौन सा? तो ये हो जाएगा लैक्टोज। क्या हो जाएगा? लैक्टोज।
70 नंबर प्रश्न है, गोबर गैस का उपयोग किसमें नहीं होता है? तो गोबर गैस का उपयोग किसमें नहीं होता, ये प्रश्न पूछा जा रहा है। तो ये हो जाएगा यूरिया में गोबर गैस का प्रयोग नहीं होता है। जबकि घरों में प्रकाश करने में गोबर गैस का प्रयोग कर सकते हैं, खाना पकाने वाली गैस के रूप में गोबर गैस का प्रयोग कर सकते हैं। तो उपयुक्त तो दोनों तो होगा ही दोस्तों, लेकिन यूरिया के निर्माण में जो है गोबर गैस का प्रयोग नहीं करते हैं। 71 नंबर प्रश्न है, 1 विलियन में 320 ग्राम जल में 31 ग्राम नमक है। द्रव्यमान प्रतिशत संबंध के अनुसार द्रव्यमान के संदर्भ में विलयन की सांद्रता ज्ञात कीजिए। तो विलयन की सांद्रता वाला सूत्र लगाएंगे दोस्तों। तो 71 का यहाँ पर जो सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा 8.83%। 8.83% इसका सही आंसर हो जाएगा। 72 नंबर प्रश्न, आवासीय क्षेत्रों के लिए केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड द्वारा प्रस्तावित मानक शोर कितना है? तो प्रस्तावित जो मानक शोर है ये पूछ रहा है कितना है, तो ये हो जाएगा 45 डेसिबल। 45 डेसिबल से ऊपर का जो है ध्वनि हमारे कान के लिए काफ़ी जो है दर्दनाक हो सकता है, काफ़ी हानि पहुंचा सकता है। चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न की ओर। 73 नंबर प्रश्न है, 2/3 ऊंचाई तक जल से भरा कोई टैंकर एक समान चाल से गतिमान है। अचानक ब्रेक लगने पर टैंक में भरा जल क्या होगा? तो अचानक जब ब्रेक लगेगा दोस्तों तो टैंक में जो भरा जल है वह पीछे की ओर गति करेगा। अचानक जो है ब्रेक लगने पर टैंक में जो जल है पीछे की ओर गति करेगा। चलते हैं 74 नंबर प्रश्न की बात करें दोस्तों कि -273.15 डिग्री सेल्सियस तापमान इनमें से किसके बराबर है? तो ये सेल्सियस पर है और ये केल्विन में किसके बराबर है ये पूछ रहा है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा 0 केल्विन के बराबर। -273.15 डिग्री सेल्सियस तापमान जो है 0 केल्विन के बराबर है। ये याद रखना है दोस्तों, काफ़ी बार एग्जाम में ये प्रश्न पूछा गया है। 75 नंबर प्रश्न, इक्राइलो नाइट्रोल के बहुलीकरण से प्राप्त होता है। तो क्या प्राप्त होता है? ये प्राप्त होता है ऑरलोन प्राप्त होता है। अभी जो हम लोगों ने देखा द प्लेटफॉर्म पब्लिकेशन का सेट नंबर 1 देखा दोस्तों, ठीक है। तो ये वॉल्यूम 3 का सेट नंबर 1 था। ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को शेयर कीजिएगा और इस क्लास का PDF प्राप्त करने के लिए टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लीजिएगा। बिहार सचिवालय से संबंधित बहुत सारा प्रैक्टिस सेट आपको यहाँ पर अवेलेबल होने वाला है। तो मिलते हैं अगले वीडियो में दोस्तों। जय हिंद, जय भारत।